हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो डिफार्म फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से हमें कवर अप करना है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है। ठीक है, तो लेक्चर्स वाइज पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम बेसिकली डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग वगैरह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर आपका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ चैप्टर सेकंड। ठीक है, ये आपका चैप्टर सेकंड है सोशल फार्मेसी में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एंड इसमें है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग पढ़नी है, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इल इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने हैं। सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से जो इस चैप्टर का लेक्चर थर्ड होगा, उसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बॉर्न डिजीजेस, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सीवेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेसेस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे किस में, लेक्चर थर्ड में इस चैप्टर के। और इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर फोर्थ, उसमें हम पढ़ेंगे साइको सोशल फार्मेसी, ड्रग्स ऑफ मिसयूज़ and abuse, psychotropics, narcotics, alcohols, tobacco products, social impacts of these habits on social health and productivity and suicidal behaviors। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू है थोड़ा सारा चैप्टर सेकंड के सिलेबस का। सो दैट आज हमें कितना पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इतना जो टॉपिक है आपका। ठीक है, डेमोग्राफी हम पढ़ेंगे, यानी कि जनगणना जिसे हम बोलते हैं, जनसंख्या। ठीक है, जनगणना। और फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे। मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की यानी कि माँ के दूध के क्या फ़ायदे होते हैं, उसके हम इंपॉर्टेंस जानेंगे। इल इफ़ेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स के, और हम पढ़ेंगे बॉटल फीडिंग के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। काफ़ी अच्छे से लेक्चर्स को हम कवर अप करेंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, जिससे काफ़ी अच्छे से आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये समझो भाई, डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी किसे कहते हैं हम, जनगणना जो होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, डेमोग्राफी, यानी कि पॉपुलेशन काउंट। ठीक है, पॉपुलेशन काउंट क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है बेसिकली, कि एक शहर में कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पर मतलब जेंट्स कितने हैं, लेडीज़ कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बुढ़िया कितनी हैं, बच्चे कितने हैं। ठीक है, कितनी एज के कितने लोग हैं। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, साइज़ क्या है, सारी चीज़ें किस में पढ़नी रहती हैं, डेमोग्राफी में। तो डेमोग्राफी इज़ बेसिकली नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन डिटेल। ठीक है, डेमोग्राफी क्या है, बेसिकली जानी जाती है कि इसमें स्टडी की जाती है, पढ़ाई की जाती है किसके बारे में, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में डिटेल में, विद रेस्पेक्ट टू इट्स कंपोजिशन के उस डेमोग्राफी में, यानी कि जनगणना में बच्चे कितने हैं, औरतें कितनी हैं, आदमी कितने हैं। ठीक है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, कितनी एज के कितने लोग हैं, बूढ़े कितने, बुढ़िया कितनी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बेसिकली पढ़ी जाती हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बांटना और इसका साइज़। ठीक है, यानी कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनगणना वहाँ पर आ रही है, किस शहर में, किस स्टेट में, किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डेमोग्राफी में आ जाती हैं। ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। ठीक है, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन को, यानी कि जनसंख्या को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि बर्थ है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ है कि कितने लोग मर रहे हैं, माइग्रेशन है यानी कि कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश में कुछ पॉपुलेशन थी और उसमें से कुछ लोग उत्तर प्रदेश से कहाँ चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए या किसी और स्टेट में चले गए। ठीक है, कहीं पर भी। ठीक है, तो माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का चले जाना, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डेमोग्राफी को। ठीक है, दिस ऑल दी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। तो ये सारे के सारे भी इंक्लूडेड हैं डेमोग्राफी की स्टडी में। देयर आर मेनली 4 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। ठीक है, बेसिकली 4 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, मैरिज एंड सोशल मोबिलिटी, ये 4 बेसिकली डेमोग्राफिक प्रोसेस हैं। देयर इज़ अ साइकिल दैट इज़ यूज टू स्टडी एंड ह्यूमन एनी पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दैट इज़ नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। बेसिकली एक साइकिल है
जो कि यूज़ की जाती है स्टडी करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है, कहीं की भी ह्यूमन पॉपुलेशन को पूरी दुनिया में, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है, डेमोग्राफी साइकिल। देयर आर यूजुअली 5 स्टेजेस इन डेमोग्राफी साइकिल। दोज आर, बेसिकली 5 स्टेजेस हैं डेमोग्राफी साइकिल में जो कि यूज़ की जाती हैं डेमोग्राफी में। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर स्टेज है वो कौन कौन सी है भाई? सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वो क्या है? दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हाई स्टेशनरी स्टेज भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन कैसी रहती है? स्टेशनरी रहती है, यानी कि पॉपुलेशन स्टेशनरी रहती है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट आर सीन, ठीक है, हाई बर्थ और हाई डेथ रेट हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और लोग मर भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो कैसी है? रिमीन्स स्टेशनरी है, ठीक है, कैसी है? स्टेशनरी, यानी कि मतलब एवरेज है, यानी कि जितने लोग पैदा हो रहे थे इतने लोग मतलब मर भी रहे हैं। हाई बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, हाई बर्थ रेट भी है और हाई डेथ रेट भी है, ठीक है। सेकंड स्टेज जो है यहाँ पर हमारी है, इसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, यानी कि थोड़ा सारा शुरुआत में जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड हुई, बढ़ी, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि द डेथ रेट डेक्लाइंस, जो डेथ रेट है वो डेक्लाइन होता है और जो बर्थ रेट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बर्थ रेट कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो डेथ रेट था वो कैसा हो गया? कम हो गया, ठीक है। यानी कि जितने लोग पहले मर रहे थे उतने अब नहीं मर रहे, कम लोग मर रहे हैं, कम लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन जो बर्थ रेट है वो इतना ही है जितना पहले था, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी, जो जनसंख्या है वो बढ़ना स्टार्ट करेगी, ठीक है। थर्ड स्टेज कौन सी यहाँ पर देखो? थर्ड स्टेज, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं, यानी कि थोड़ा लेट क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है पॉपुलेशन। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि जो डेथ रेट है डिक्लाइन होता है फर्दर एंड बर्थ रेट ऑल्सो फॉल्स, यानी कि जितने लोग यानी कि डेथ रेट भी मतलब ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और इसी तरीके से बर्थ रेट भी गिर रहा है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ओवरऑल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, क्योंकि बिकॉज स्टिल द बर्थ रेट्स आर मोर देन डेथ रेट, क्योंकि अभी भी क्या है कि बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, यानी कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं। फोर्थ स्टेज क्या है भाई? इट इज़ ऑल्सो नोन एज लो स्टेशनरी स्टेज, इसको कहा जाता है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में देयर आर लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, यानी कि लोग बच्चे पैदा भी कम हो रहे हैं और लोग मर भी कम रहे हैं, ठीक है, यानी कि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन कैसी होगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिफ्थ स्टेज है यहाँ पर ऑल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग स्टेज, इसको बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? देयर इज़ अ लो बर्थ रेट, क्या होता है भाई? लो बर्थ रेट होता है, यानी कि बच्चे पैदा कम होते हैं दैन डेथ रेट के मुकाबले में। हैंड द पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन, इससे क्या होता है कि जो किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती है? वो डिक्लाइन होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक। तो ये एक मतलब यहाँ पर मॉडल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इसको काफ़ी अच्छे से आप देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, जैसे कि हाई स्टेशनरी फेज, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, ठीक है, सारी स्टेजेस, ठीक है, 4 स्टेजेस बेसिकली यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग किसने नाम सुना है फैमिली प्लानिंग के? फैमिली प्लानिंग का सरकार जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है इन चीज़ों पर, जो कि मैं समझता हूँ कि बस छोड़ो अब इन बातों को, ठीक है। फैमिली प्लानिंग क्या है भाई? फैमिली प्लानिंग यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, पॉपुलेशन को क्या करना? कंट्रोल करना। फैमिली प्लानिंग इज़ बेसिकली रेगुलेटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली बाय द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और एनी अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। फैमिली प्लानिंग क्या है? बेसिकली रेगुलेट करती है नंबर को और स्पेस को बच्चों के, ठीक है, किसी फैमिली में बाय द प्रैक्टिस कर कॉन्ट्रासेप्शन की, ठीक है, और एनी अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, या किसी और मेथड का यूज़ कर बर्थ कंट्रोल में। यानी कि बेसिकली जो फैमिली प्लानिंग है वो रेगुलेट करती है नंबर को कि कितने बच्चे हैं और उनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, किसी फैमिली में, किसी परिवार में प्रैक्टिस कर कॉन्ट्रासेप्शन का या किसी और मेथड का बर्थ कंट्रोल के, ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या है फैमिली प्लानिंग का, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करना
इम्प्रूव करना है हेल्थ को मदर की भी और चाइल्ड की, माँ की भी और बच्चे की भी हेल्थ को, सेहत को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसी तरीके से अवॉइड करना अनवांटेड बर्थ्स को, ठीक है। मेंटेन करना प्रॉपर गैप दो बच्चों के बीच में, ठीक है। रेगुलेट करना फैमिली साइज़ को और प्रमोट करना पॉपुलेशन कंट्रोल को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं बेसिकली फैमिली प्लानिंग में। These are methods which help in withholding a couple from getting pregnant, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं विदहोल्ड करने में, कपल्स को प्रेग्नेंट होने से बचाते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड इन इट विल डिपेंड ऑन द कपल विच वन टू यूज़, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वेरियस मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, और ये डिपेंड करता है कपल पर कि वो कौन सा मेथड यूज़ करती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच आर यूज़, ये कुछ जो है फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, और कौन सा है, टर्मिनल मेथड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर हमारा मेथड है वो कौन सा मेथड है, नेचुरल मेथड। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारे नेचुरल मेथड में सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड्स, ठीक है। सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, वी नो दैट कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी मेनली अकर होती है कब, ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी पीरियड के दौरान, ठीक है। एंड अ वुमेन जो है वो ओव्यूलेट करती है ड्यूरिंग 14th डे जो होता है नॉर्मल डे साइकिल का, ठीक है। जो नॉर्मल डे 28 डे साइकिल का, नॉर्मल 28 डे साइकिल में जो 14th डे है उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। देयरफॉर हर सेफ पीरियड विल बी कंसीडर्ड एज 12th to 16th डे, ठीक है। तो उसका जो सेफ पीरियड है वो कंसीडर किया जाता है 12 से 16वें दिन बिफोर मेंस्ट्रुएशन से पहले, ठीक है। आइडियली अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग 10th to 18th डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो है बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग किन दिनों के बीच में, 10 से 18 दिनों के बीच में, ठीक है। 10वां और 18वां जो दिन है, ठीक है, उसके बीच में, बिफोर मेंस्ट्रुएशन से पहले, ठीक है। बट दिस मेथड इज़ नॉट रिलायबल एज डिफरेंट वुमेन हैव डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये रिलायबल नहीं है कि डिफरेंट वुमेन में डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है एब्सिस्टेंस, यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो लेकिन ये जो मेथड है ये लीड कर सकता है मेंटल ब्रेकडाउन या स्ट्रेस या अनहेल्थी सेक्स लाइफ, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज़, इसीलिए ये क्या है कि भाई यूज़ नहीं किया जाता है बेसिकली। थर्ड जो यहाँ पर नेचुरल मेथड में मेथड है वो कौन सा है, कॉइटस इंटरप्शन। इस मेथड में क्या होता है बेसिकली, दिस मेथड स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ये मेथड स्टेट करता है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल जो है विदड्रॉ कर लेता है पेनिस को, कहाँ से, वेजाइना से, जस्ट बिफोर एजैकुलेशन से पहले ही, स्पर्म के रिलीज़ करने से पहले ही पेनिस को रिमूव कर लेता है, कहाँ से, वेजाइना से। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉइटस इंटरप्शन, ठीक है। लेकिन ये भी रिस्की है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के दौरान जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है बाय 0.3 से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। दिस इज़ कॉज बाय द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स इन द बॉडी, और बेसिकली ये होता है किसकी वजह से, वेरियस हार्मोन्स के प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में। फोर्थ एंड जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो फिफ्थ है नेचुरल मेथड्स में वो कौन सा है भाई, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। व्हेन द ओव्यूलेशन बिगन, जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे पर होता है, ठीक है, 14वें दिन, ठीक है। जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है द सर्वाइकल म्यूकस बिकम स्मूथ, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो स्मूथ हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है और वाटरी हो जाता है। बट आफ्टर द ओव्यूलेशन, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद में जो सर्वाइकल म्यूकस है वो कैसा हो जाता है, बिकम थिक हो जाता है। दिस मेथड कैन बी evaluated by wiping tissue paper, ठीक है, इनसाइड ऑफ वेजाइना टू गेट टू नो अबाउट सर्वाइकल म्यूकस करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये जो मेथड है ये एवेल्युएटेड किया जा सकता है वाइपिंग कर टिश्यू पेपर से, ठीक है, इनसाइड ऑफ वेजाइना में, ठीक है, जानने के लिए अबाउट सर्वाइकल म्यूकस की करेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये नेचुरल मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो है वो है क्या, केमिकल मेथड।
ठीक है। केमिकल मेथड में सबसे फर्स्ट है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यानी कि ये किस फॉर्म में आती हैं, इन द फॉर्म ऑफ, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और क्रीम्स। ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं ये पेस्ट की फॉर्म में या क्रीम्स की फॉर्म में आती हैं मार्केट में, विच कैन बी अप्लाइड इन द वेजाइना, जो कि वेजाइना में क्या की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं। दे बेसिकली हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म, और बेसिकली ये क्या काम करती हैं, स्पर्म को किल करने का, डिस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं। बट दे हैव हाई रेट ऑफ फेलियर, ठीक है, लेकिन इनका हाई रेट ऑफ फेलियर होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट में कॉजिंग बर्निंग और इरिटेशन और एनी काइंड ऑफ एलर्जी, और इसी तरीके से ये क्या कर सकती हैं, बर्निंग या इरिटेशन भी कॉज कर सकती हैं, जलन भी कॉज करती हैं, या किसी टाइप की एलर्जी भी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर केमिकल मेथड में है वो कौन सा मेथड है, फोम टैबलेट्स। ये जो टैबलेट्स हैं प्रोड्यूस करती हैं फोम, ठीक है, विच विल मेक अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है, जो कि क्या बनाती हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती हैं, एंड हेल्प इन किलिंग ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और इंटरकोर्स के दौरान में स्पर्म को किल करने का बेसिकली ये फोम टैबलेट्स काम करती हैं। दीज आर टू बी इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, और इनको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पर हमारा इसमें मेथड इसमें मेंशन है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कौन सा मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, ठीक है, मैकेनिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्डोम्स, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ, किसके बने हुए होते हैं, लेटेक्स या रबड़ के बने हुए होते हैं। नाउ अडेज, आज के दिनों में, ठीक है, मैन एंड वुमेन बोथ कैन यूज़ इट, ठीक है, यानी कि मैन भी और वुमेन भी दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेल वियर इट ऑन द इरेक्टेड पेनिस एंड इल विट एक्ट एज अ बैरियर सो दैट नो इजैकुलेटेड स्पर्म एंटर इन द फीमेल सर्विक्स एंड हैंड्स प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, यानी कि मेल इसको वेयर कर सकते हैं किस पर, इरेक्टेड पेनिस पर, और ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर के तौर पर, सो दैट कोई इजैकुलेटेड स्पर्म जो है वो एंटर नहीं करे फीमेल सर्विक्स में, और इसी तरीके से बचाते हैं प्रेगनेंसी से। अ न्यू कॉन्डम इज मस्ट बी यूज्ड फॉर एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि न्यू कॉन्डम मस्ट बी यूज़ होना चाहिए एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स में। दे आर दी सिंपलेस्ट होते हैं, ये इजी टू यूज़ होते हैं एंड डिस्कार्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कम्प्लीटली इरिवर्सिबल होते हैं। बट दे ऑल्सो हैव फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि दे कैन बी टेयर्ड अप, ठीक है, टेयर्ड अप हो सकते हैं, ठीक है, और सम पीपल एलर्जी हो सकती है लेटेक्स के साथ में या रबड़ के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायफ्राम। ये जो है डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि रबड़ का बना हुआ होता है। शुड भी पोजीशन किया जाता है इसको वेजाइना में इंटरकोर्स से पहले, ठीक है, जिससे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है यूट्रस को, यूट्रस के माउथ को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। हैंस प्रिवेंट्स ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, जिससे क्या होता है कि एंट्री नहीं हो पाती स्पर्म की यूट्रस में, ठीक है। दे हैव हाई फेलियर रेट होता है इसका ड्यू टू दियर मिस पोजिशन की वजह से, और ऑल्सो कॉज कर सकता है एलर्जी टू पर्सनस को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर इसमें है जो मेंशन है वो कौन सा है, आईयूडीज़, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडीज़ स्टैंड होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के लिए। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इन द फीमेल्स यूट्रस में, इसको इंसर्टेड किया जाता है, एंड दे केप्ट इन दैट पोजीशन, और इनको इस पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। एंड दे कैन बी प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी होने से बचाते हैं। दे आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स में, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि मेडिकेटेड हैं, नॉन मेडिकेटेड हैं। जो मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं वो रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स या कॉपर, ठीक है। दे कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, के बेसिस पर भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, लाइक जैसे फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज़ हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड होती हैं, इसी तरीके से सेकंड जनरेशन आईयूडीज़ हैं वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं, और जो थर्ड जनरेशन आयोडीज़ हैं वो हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज़ होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर इसमें है लिप्स लूप, ठीक है, ये एस शेप की डिवाइसेस होती हैं जो कि जिनमें नाइलॉन थ्रेड होता है, ठीक है, इनके एंड पर, और थ्रू दी थ्रेड इट्स पोजीशन इज़ रीअश्योर्ड, ठीक है, थ्रेड के थ्रू इसकी जो पोजीशन है वो रीअश्योर्ड की जाती है। सेकंड यहाँ पर है कॉपर टी, ये टी शेप की डिवाइस होती है जो कि रिलीज़ करती है कॉपर आयन, ठीक है, बेसिकली यूट्रस में कॉपर रिलीज़ करती है, जो कि स्पर्मिसाइडल है नेचर में, यानी कि स्पर्म को किल करने का काम करती हैं। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 3 से लेकर 5 साल तक का होता है। थर्ड है यहाँ पर LNG-20, ये एक नई टाइप की आईयूडी है जो कि रिलीज़ करती है हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ठीक है, यूट्रस में एट अ रेट ऑफ 20 यूजी पर डे, ठीक है, जिसका लाइफ स्पान होता है 5 से लेकर 10 साल तक का, ठीक है। जो एडवांटेजेस हैं,
आईयूडीज़ के वो क्या क्या हैं, सिंपल डिवाइस होती है, डज नॉट हैव इंटरफियर विद सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरफियर नहीं करती, लो फेलियर रेट होता है, डज नॉट हैव मच साइड इफ़ेक्ट्स और इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या क्या हैं, इट कैन कॉज हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, एबनॉर्मल क्रैम्प्स कॉज कर सकती है, एक्सपेल्ड आउट हो सकती है कभी कभी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हमें पढ़ना है और इसमें प्रोजेस्ट्रॉन भी पढ़ना है, ठीक है खाली। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ये कंबाइंड पिल्स होती हैं, टैबलेट्स हम कह सकते हैं, कंटेन करती है दोनों, इसमें एस्ट्रोजन भी होता है 20 से लेकर 25 mg, ठीक है, मिलीग्राम, और प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है 0.5 से 2 mg तक, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ MELA-N21 टैबलेट्स, ठीक है, इस फॉर्म में भी पाई आती हैं ये, और MELA-D यानी कि 28 टैबलेट्स में भी आती हैं, ठीक है। वेरियस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं उसमें इस काइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन, इस टाइप की प्रिपरेशन उसमें होती है। जो वेजाइनल रिंग्स हैं और ट्रांसडर्मल पैचेस हैं वो भी देखे जाते हैं, ठीक है, हैव बोथ ऑफ देम, दोनों होते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मिनी पिल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली पिल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इंक्लूड करती हैं वेरियस प्रिपरेशन जैसे कि लाइक एंटारा है, DMPA, एम्प्लानॉन है, मिरेना है, आईयूडी, ठीक है। ये इनहिबिट नहीं करती ओव्यूलेशन को, ठीक है, लेकिन प्रिवेंट करती है ये किसको, फर्टिलिटी को, ठीक है, फर्टिलिटी को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसी तरीके से ये सर्वाइकल म्यूकस बनाती है थिक, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाती है, सो हैंस स्लोइंग डाउन करती है मूवमेंट को स्पर्म के फैलोपियन ट्यूब में जाने से, ठीक है, और प्रेगनेंसी को बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें है नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इसमें है चया और सेंट चुरोमन, ठीक है। अर्लियर इट वाज नोन एज सहेली के नाम से पहले इसको जाना जाता था, और सप्रेस कर देती है कॉर्पस ल्यूटियल फंक्शन को और डिक्रीज करती है मोटिलिटी स्पर्म्स की। नेक्स्ट यहाँ पर है इसमें पोस्ट कॉइटल पिल, इसको 72 आवर्स में लेना पड़ता है अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ठीक है। यूज़ ओनली इन एमरजेंसी केस में इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है, लाइक रेप केस है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, या अनप्रोटेक्टिव सेक्स है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट यहाँ पर हमारा इसमें जो टॉपिक है वो कौन सा है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ OCPs, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ OCPs, ठीक है। नोन और सस्पेक्टेड केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जाने गए जो सस्पेक्टेड कैंसर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, अनडायग्नोज वेजाइनल ब्लीडिंग है, स्मोकर है लगभग जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, नोन और सस्पेक्टेड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, प्रेगनेंसी है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है और के साथ भी। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें टर्मिनल मेथड्स हैं, टर्मिनल मेथड्स में बेसिकली दीज आर द परमानेंट मेथड्स हैं ये स्टेरिलाइजेशन के, कैन बी डन वंस द फैमिली इज़ कम्प्लीटेड और ड्यू टू अदर मेडिकल इशू, ठीक है। ये कब किए जाती हैं, जब परिवार कंप्लीट हो जाता है, फैमिली कंप्लीट हो जाती है बेसिकली, ठीक है, या कोई अदर मेडिकल इशू है, ठीक है। बेसिकली जो नसबंदी है वही क्या है, ये टर्मिनल मेथड्स हैं, जैसे कि वैसेक्टॉमी होती है और क्या हो जाती है, ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मेल्स में होती है और ट्यूबेक्टॉमी किस में होती है, फीमेल्स में होती है बेसिकली, ठीक है। वैसेक्टॉमी देखो क्या है, वैसेक्टॉमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यूजुअली परफॉर्म किया जाता है मेल में। इन दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में जो वास्ट डिफरेंस है मेल का उसको कट कर दिया जाता है दोनों एक साइड से और लाइगेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नो स्पर्म केम आउट थ्रू दैम, ठीक है, जिससे कोई स्पर्म जो है आउट ना हो, ठीक है। हैंस नो स्पर्म विल बी रिलीज इन द इजैकुलेशन, तो उससे क्या होता है कि कोई स्पर्म रिलीज नहीं होता इजैकुलेशन के दौरान, एंड इट इज़ वेरी स्मॉल प्रोसीजर है ये, यूजुअली लगभग इसमें अप टू 20 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट मच साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रोसीजर, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इस प्रोसीजर का, और ये क्या है, एक सेफ प्रोसीजर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नसबंदी वैसेक्टॉमी। सेकंड इसमें क्या है, ट्यूबेक्टॉमी, ये भी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यूजुअली परफॉर्म होता है फीमेल्स में। इस ऑपरेशन में एक कट लगाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, देन दे आर लाइगेटेड, फिर उसको लाइगेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द ओवम फ्रॉम कमिंग इन रीच विद द स्पर्म्स, इससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवम को कमिंग इन रीच, ठीक है, रीच माने से स्पर्म के साथ में, ठीक है, और जिससे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन से बचाता है, हैंस नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग अ लेप्रोस्कोप, यूज़ कर भी ये
बेसिकली ये जो सर्जरी है की जा सकती हैं। जो फीमेल है वो उनको हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत पड़ती है कुछ दिनों के लिए, ठीक है, इस टाइप में। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें क्या है भाई, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है फैमिली प्लानिंग में, ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है। तो फार्मासिस्ट कैन प्रमोट द फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर सकते हैं बाय डिस्प्लेइंग द प्रोसीजर्स को डिस्प्ले कर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ड्रग स्टोर्स में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, एडवाइस कर ठीक है, सलाह देकर लोगों को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बताकर, और इसी तरीके से इम्पोर्टेंस बताकर स्पेसिंग ऑफ बर्थ को, ठीक है, एक्सप्लेन करना, ठीक है, अबाउट द यूज़ ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बताना, ठीक है, हैंडिंग ओवर करना वेरियस पैम्फलेट्स, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग जो है लोगों को पैम्फलेट्स देना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि रोल हैं फार्मासिस्ट के। इसी तरीके से फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स को, और एजुकेट कर सकते हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, आगाह कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, एंड हाउ टू इफेक्टिवली चूज़ राइट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आउट ऑफ ऑल, ठीक है, और कैसे जो है राइट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है इन सब में, ठीक है। ही और शी कैन एजुकेट द पीपल अबाउट द पार्ट्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल फैमिली, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं पीपल्स को, ठीक है, अबाउट द पर्क्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल फैमिली के बारे में, ठीक है, पब्लिसिटी कर सोशल प्रोग्राम्स की, डेमोन्स्ट्रेटिंग कर टेक्निक्स को, और यूज़ करना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का। इसी तरीके से रेफ़र करना क्लाइंट्स को फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे जिसमें टॉपिक है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें बेसिकली देखो क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू द पैकेज ऑफ कॉम्प्रेसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। ये रेफर करती है एक पैकेज कॉम्प्रेसिव हेल्थ केयर सर्विसेज का, जो कि डेवलप होता है मीट करने के लिए प्रमोट करना, प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव है, ठीक है, क्योर करना, इलाज करना, रिहेबिलिटिव नीड्स जो है प्रेग्नेंट वुमेन की, ठीक है, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी, ठीक है, उसको क्या करना, उसको मतलब उसकी जो मीट्स, ठीक है, यानी कि प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव करना, इलाज करना, और जो भी मतलब उसकी ज़रूरत है, ठीक है, वो पूरी करना, ठीक है। इसी तरीके से एंड ऑफ इन्फेंट जो है, जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो चिल्ड्रन है फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ एज। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पैकेज इसका आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के, ये रिड्यूस करती हैं मैटरनल मॉर्बिडिटी को और मोर्टेलिटी को, ठीक है, रिड्यूस करती हैं न्यूनेटल मॉर्बिडिटी को, यानी कि जो डेथ रेट है, ठीक है, मैटरनल जितने माएँ, ठीक है, मर रही हैं, ठीक है, मतलब मॉर्बिडिटी यानी कि माँ का क्या होना, जन्म के दौरान, बच्चों को जन्म देते वक्त क्या होना, डेथ होना, मैटरनल मॉर्बिडिटी है या मोर्टेलिटी है, या बच्चों का जो है मरना, ठीक है, न्यूनेटल बच्चों की डेथ होना, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना हेल्थ को, मदर के भी और बेबी के भी, ठीक है। इसी तरीके से प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना फिजिकल ग्रोथ को, साइको सोशल डेवलपमेंट को चिल्ड्रन के, ठीक है। अब जो कंपोनेंट्स हैं MCH के, यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के, उसमें क्या है भाई, मैटरनल हेल्थ है, ठीक है, यानी कि माँ की सेहत, और चाइल्ड हेल्थ है बच्चे की सेहत, और क्या है, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ देखो क्या है, ये इंक्लूड्स करती है मैटरनल हेल्थ, यानी कि माँ की सेहत का इसमें ध्यान रखा जाए। ये इंक्लूड करती है केयर किसकी, वुमेन की, बिफोर प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान, एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड की डिलीवरी के बाद भी। इंक्लूड्स करती है ये एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल केयर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे इसमें क्या है, जो टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ, ये इंक्लूड करती है चाइल्ड की केयर, चाइल्ड की जो है केयर करना, देखभाल करना, ठीक है, लगभग 5 साल की एज तक। इंक्लूड करती है वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इमीडिएट न्यू बॉर्न केयर, यानी कि इमीडिएट एकदम जल्द से जल्द, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ एकदम उसकी इमीडिएट न्यू बॉर्न मतलब एकदम उसकी केयर करना, इम्यूनाइजेशन उसको करना, जो वैक्सीनेशंस वगैरह हैं वो उसका कराना, हेल्थ चेकअप्स उसके करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सब आ जाती है चाइल्ड हेल्थ में। फैमिली प्लानिंग में इंक्लूड करती है रेगुलेट करने में मेंबर्स को फैमिली के, और मेंटेन करना एक सर्टेन गैप दो बच्चों के बीच में, ठीक है, दो चाइल्ड बर्थ के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या, ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माँ का दूध कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ फीडिंग ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे की ऐसी फीडिंग है या यंग चाइल्ड की फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है, नॉट फ्रॉम द बॉटल से नहीं, या किसी अदर कंटेनर से नहीं, ठीक है, माँ की छाती से जो दूध बच्चा पीता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कितनी टाइप्स की ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो बेसिकली
सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या है भाई, कोलेस्ट्रम। देखो कोलेस्ट्रम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इट इज़ द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, ये मिल्क होता है जो कि सिक्रेट होता है पहले हफ्ते में, डिलीवरी के बाद पहले हफ्ते तक जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये बेसिकली येलो होता है, थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और हैज़ मोर एंटीबॉडीज़ एंड WBCs, और इसमें बहुत एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है बेसिकली, और WBCs इसके अंदर बहुत एकदम काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मोर एंटीबॉडीज़ होती हैं, WBCs होती हैं। सिक्रेटेड होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, ठीक है, कम क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एसेंशियल है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर इट मस्ट नेवर बी डिस्कार्ड, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो खींच, आप नाम जानते हो, ठीक है, जो विलेजर्स हैं, ठीक है, जो गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा खींच के बारे में, यानी कि जब भैंस या गाय, ठीक है, जब वो मतलब जन्म देती है उसके बाद में जब हम उसका मतलब जब उसका दूध निकाला जाता है तो उसको गर्म करने पर वो फट जाता है। तो क्यों फट जाता, क्योंकि वो फर्स्ट मिल्क होता है उस मदर का, ठीक है, भैंस का या गाय का पहला फर्स्ट मिल्क होता है कुछ दिनों तक जो आता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी WBCs होती हैं, और बहुत ज़्यादा ताकतवर वो दूध होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो सिमिलरली इसी टाइप से नेक्स्ट यहाँ पर इसमें है ट्रांजिशनल मिल्क। ये मिल्क है जो कि सिक्रेट होता है सेकंड वीक में डिलीवरी के बाद। ठीक है, इट हैज़ दी, इसमें क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, और लेस प्रोटीन कंटेंट इसमें होता है, और हैज़ मोर फैट होता है, और शुगर कंटेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो बेबी है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सके। ठीक है, थर्ड इसमें है मैच्योर मिल्क। ये फॉलो करता है ट्रांजिशनल मिल्क को। ठीक है, मोर थिनर होता है, यानी कि थोड़ा पतला होता है, वाटरी होता है नेचर में। इट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि एसेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेबी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पर प्री टर्म मिल्क। ठीक है, प्री टर्म मिल्क, ये ब्रेस्ट मिल्क होता है किसी मदर का जो कि डिलीवर करता है, वो डिलीवर्स प्री मैच्योरली। ठीक है, मैच्योरली। इट हैज़ हाई क्वांटिटी में इसमें प्रोटीन्स होती हैं, सोडियम, आयरन, इम्यूनोग्लोबिन्स हाई क्वांटिटी में इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ताकि कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो सके। फिफ्थ है यहाँ पर फोर मिल्क। मिल्क सिक्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ फीड। ठीक है, यानी कि जब बच्चा खाना शुरू कर देता है, जब ये मिल्क बेसिकली सिक्रेट होता है, ये वाटरी होता है, प्रोटीन्स इसके अंदर भरपूर होती हैं, शुगर्स इसके अंदर होती हैं, विटामिन इसके अंदर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और एक्सेट्रा। ठीक है, सेटिस्फाई करता है बेबीज़ की थ्रस्ट को। ठीक है, हैंड मिल्क। हेयर मिल्क कम्स टुवार्ड द एंड ऑफ फीड। ठीक है, यानी कि फीड के एंड में ये मिल्क आता है। हिंड फीड कब आता है, हाइंड फीड, यानी कि जब बच्चा खाने लगता है। ठीक है, टुवार्ड्स द एंड ऑफ फीड के एंड में। इट इज़ रिचर फैट कंटेंट, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फैट कंटेंट होता है, प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी, और सेटिस्फाइज करता है बेबी के हंगर को। बेबी जो है अलाउ होता है किस चीज़ के लिए, फुली एम्प्टी के लिए, एम्प्टी वन ब्रेस्ट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि एक बार में ही पूरी मतलब जो जितना मिल्क है वो खाली कर दें। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट यहाँ पर इसमें जो टॉपिक्स है वो है साइन ऑफ इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या क्या साइन है इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के, तो सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंट फीडिंग 8 to 12 टाइम्स अ डे। ठीक है, फ्रीक्वेंट फीडिंग होनी चाहिए 8 से 12 मरतबा एक दिन में 8 से 12 मरतबा। ऑडिबल स्वेलिंग ड्यूरिंग नर्सिंग। ठीक है, ऑडिबल स्वेलिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग नर्सिंग के दौरान। इन्फेंट शुड हैव 3 to 8 वेट डायपर्स इन अ 24 आवर्स पीरियड। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में 6 से 8 वेट डायपर्स बेसिकली यूज़ होने चाहिए। इन्फेंट शुड हैव, उसमें 3 से 4 बोवल मूवमेंट्स, ठीक है, होने चाहिए हर 24 आवर्स में। यानी कि देखो 6 to 8 वेट डायपर्स आप समझते हो, यानी कि एक दिन में 6 से लेकर 8 मरतबा वो क्या कर सके, यूरिनेशन कर सके, पेशाब कर सके। ठीक है, सो दैट वे क्या है 24 घंटे में। इसी तरीके से इन्फेंट में 3 से 4 बोवेल मूवमेंट्स होने चाहिए हर 24 घंटे में, कितने 3 से 4 मरतबा उसको टॉयलेट आनी चाहिए। एवरेज डेली वेट गेन 15 से 30 ग्राम का वेट गेन एवरेज रोज़ाना उसका होना चाहिए। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, क्या क्या फ़ायदे हैं। यह हेल्प करता है GI डेवलपमेंट में और फंक्शन में इन्फेंट की। ठीक है,
जो इन्फेंट है उसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, और फंक्शन जो है इन्फेंट का, ठीक है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डेवलपमेंट भी हो, उसका फंक्शन भी हो काफ़ी अच्छे से, ठीक है, काम करे। हेल्प करता है डेवलप करने में इम्यून सिस्टम को इन्फेंट के, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। हेल्प करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में इन्फेंट के। प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को, बच्चों को बचाता है सर्टेन इन्फेक्शन से। एनहेंस करता है बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाता है मदर और इन्फेंट के बीच में। हेल्प करता है ये इन्वॉल्यूशन यूट्रस का, ठीक है, इन्वॉल्यूशन यूट्रस का उसमें मदद करता है। हेल्प करता है मदर को लूज़ करने में एक्सेस वेट को, ठीक है, दैट इज़ गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान गेन हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से रिड्यूस करता है रिस्क को, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। इकोनॉमिक है ये, इट डज नॉट एड नीड एनी पीरियड प्रिपरेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कब होती है, कब ये ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इट शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिलीवरी इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, यानी कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उसके 30 मिनट्स, आधा घंटे के अंदर अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट बेसिकली हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के केस में। एंड विद इन 2 to 3 आवर्स इन केस ऑफ सिसेरियन सेक्शन, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन वाले केसेस में 2 से 3 घंटे में स्टार्ट हो जाती है। एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड द बेबी फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ, ठीक है, ये रिकमेंड किया जाता है कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बेबी को 6 महीने तक, ठीक है, लगभग। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, क्या क्या बैरियर्स हैं इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मदर, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस का कम होना इसमें माँ में, ठीक है, मदर में। इसी तरीके से बिलीव दैट ब्रेस्ट फीड्स इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है, ये बिलीव करना है कि भाई जो ब्रेस्ट फीड है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये भी बैरियर है इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग का, जो कि इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। लैक ऑफ एडुकेट सपोर्ट सिस्टम, यानी कि एडुकेट सपोर्ट सिस्टम की में कमज़ोरी होना, ठीक है, कमज़ोर होना। ब्रेस्ट एंजोर्जमेंट, क्रैक्ड या शोर निपल्स का होना। एम्ब्रेसमेंट होना मदर्स का। क्रॉनिक इलनेस होना मदर की, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, HIV इन्फेक्शन का होना, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, हर्पीज लीजन्स होना मदर की ब्रेस्ट पर, ठीक है। इसी तरीके से इन्फेंट न्यू बॉर्न एरर के साथ में, ठीक है, इनबॉर्न एरर होना मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। मदर ऑन कीमोग्राफी और रेडियोग्राफी, यानी कि मदर्स किस पर हो, कीमोग्राफी पर हो या रेडियोग्राफी पर हो, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह उनका इस टाइप से अगर हो रहा होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अब देखो माँ की और बच्चे की सेहत में, इसके रख रखाव में फार्मासिस्ट का क्या रोल है। एजुकेट करना कम्युनिटी को, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एजुकेट करना कम्युनिटी को, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी को एजुकेट करना, बताना, समझाना अबाउट द वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में, मदर से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। एजुकेट करना कम्युनिटी को, ठीक है, कम्युनिटी को बताना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इनटेक ऑफ आयरन, कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है आयरन लेने की या कैल्शियम विटामिन्स लेने की बिफोर कॉन्सेप्शन से पहले, ठीक है, एंड इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रोवाइड्स करना उन्हें सप्लाईज, ठीक है। इसी तरीके से प्रमोट करना गुड हैबिट्स को कम्युनिटी में, अच्छी आदतों को, ठीक है, अच्छी आदतों को कम्युनिटी में, समाज में क्या करना है, फैलाना, उसको प्रमोट करना है, जैसे कि हैंड वॉशिंग है, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, हैंड वॉशिंग वगैरह एक्सेट्रा, ठीक। आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क ग्रुप्स को, हेल्प करना और उन्हें एजुकेट करना, ठीक है। प्रमोट करना मेडिकेशंस को, दवाइयों को प्रमोट करना, एडहेरेंस एंड कंप्लेंट्स को, ठीक है। एजुकेट करना और काउंसिल करना प्रेग्नेंट लेडी को अबाउट सेफ डिलीवरी ऑप्शंस के बारे में। इंश्योर करना प्रॉपर एंटी नेटल विजिट्स के बारे में, ठीक है। एजुकेट करना और प्रोमोट करना ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, लोगों को बताना है, ठीक है, कि माँ के दूध के कितने फ़ायदे होते हैं, बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब के बारे में उन्हें एजुकेट करना। इंश्योर करना प्रॉपर इम्यूनाइजेशन इन्फेंट का, ठीक है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्ट करना कम्युनिटी को, ठीक है, किसके बारे में, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस सप्लीमेंट्स के बारे में और मेडिसिन के बारे में। इसी तरीके से 10th पर है प्रोवाइड करना काउंसलिंग पेशेंट्स को जब उन्हें ज़रूरत हो, वैन एवर रिक्वायर्ड, जब उन्हें ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का लेक्चर, लगभग ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेक्चर है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस है, ठीक है, जित कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठा लो, सारा का सारा सब्जेक्ट ख़ास तौर से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी
टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं। और ये भी आप इसको भी हल्के में न लें, सोशल फार्मेसी बहुत ज़्यादा एक अच्छा सब्जेक्ट भी है, एक मतलब इतनी ज़्यादा आपको इसमें बोर भी नहीं होगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे इसके अंदर वैसे मतलब आगे जो चैप्टर्स हैं तो उसमें मतलब इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको इसमें क्या हो कि एक बोरियत हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब डिजीज़ वगैरह के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रिवेंशन के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, इन्फेक्शंस के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़नी रहती हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट जो हमारा देखो इसमें लेक्चर होगा, उसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इन नोट्स को परचेज़ नहीं किया है तो आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एमडीएस फार्मेसी आप सर्च कर डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं, ठीक है, जिन नोट्स के ज़रिए से अभी मैंने यहाँ पर ये लेक्चर लिया है, ठीक है, इन नोट्स से आप काफ़ी अच्छे से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन्हीं नोट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हो तो किसी भी टाइप की बुक, अदर स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इनके भी वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज़ इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर होगा, उसमें बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्या, इम्यूनिटी के बारे में। उस चैप्टर में हम उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और इसी के साथ साथ में कमेंट ज़रूर किया करो एक अच्छा सा। ठीक है, इससे थोड़ा सारा हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए, अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने के लिए और लेक्चर्स वगैरह देने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हम भी मतलब लेक्चर्स थोड़ा डिले कर सकते हैं, मतलब उसमें इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि अगर आपको मतलब इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर किया करो एक अच्छे से, जिससे मुझे पता रहता है कि भाई आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पार्टिकुलर चैप्टर में या किसी पार्टिकुलर टॉपिक में। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमें मतलब जो टीम मेंबर मतलब वो एज अ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।